तो हेलो एवरीवन, कक्षा 10वीं मैथमेटिक्स का इम्पोर्टेंट वीवाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के इस वीडियो सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के मैथमेटिक्स का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यदि आप भी सर मैट्रिक का एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपका भी टारगेट है 90+ मार्क्स लाना, तो आज का यह वीडियो आप सभी को शुरू से अंत तक जरूर देखना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 को देख पा रहे हैं, यहाँ पे पहला सवाल के माध्यम से पूछा गया है कि प्रथम 4 समप्रखी संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है? तो दोस्तों, माध्य का एक आसान फार्मूला आता है, वह होता है सिग्मा एक्स बटा एन। सिग्मा एक्स का मतलब होता है कुल प्रेक्षणों का योग और एन का मतलब होता है नंबर यानी संख्या। तो यहाँ पे हमें चाहिए प्रथम 4 समप्रखी संख्या। तो सम संख्या किसे कहते हैं? आप सभी को मालूम होगा कि वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग लगती है, ऐसे तमाम संख्याओं को हम लोग सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 हो गया, उसके बाद में 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2, 4, 6, 8 हम लोग 4 समप्रखी संख्या ले लिए हैं। तो सिग्मा एक्स के बदले में हम लोगों को क्या करना होगा? ये चारों संख्याओं को जोड़ना होगा। लिखेंगे 2 + 4 + 6 + यहाँ पे 8 कर सकते हैं। बटा में एन का मतलब नंबर यानी संख्या। ये कितने संख्या है? तो दोस्तों, ये कुल 4 संख्या है, तो आपको 4 से भाग लगा देना होगा। 8 में 6 को जोड़ा जाता है तो 8 × 6 = 14 होता है, 14 × 4 = 18 होता है, और 18 तो कितना होता है दोस्तों? तो 20 होता है। 20 में 4 से भाग लगाकर देख लीजिए, क्वेश्चन का सही जवाब 5 जाएगा, यानी 5 × 20 कट जाएगा। ऑप्शन के मुताबिक देखिए, ऑप्शन ए में 5 दिया जा चुका है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 2 कहता है कि बिंदु -4, -6 किस चतुर्थांश में स्थित है? मैट्रिक एग्जाम पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा से पूछा गया है, और आपकी मैट्रिक एग्जाम पेपर में 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव इस प्रकार से जरूर पूछा जाएगा। ऐसे क्वेश्चनों का सॉल्व करने का आसान तरीका है, यदि कोई भी बिंदु दोनों प्लस में हो तो समझ लीजिए कि वह बिंदु प्रथम चतुर्थांश में स्थित होगा। यदि दोनों बिंदु माइनस में हो तो समझ लीजिए कि यह बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित होगा। यदि कोई बिंदु पहले माइनस बाद में प्लस हो तो वैसे स्थिति में बिंदु दूसरे चतुर्थांश में स्थित होते हैं। यदि कोई बिंदु पहले प्लस में हो बाद में माइनस में, तो ये चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित होते हैं। यहाँ पे कुछ में 2 में देखिएगा तो दिया गया -4, -6, यानी दोनों में माइनस लगा हुआ है। तो दोनों में माइनस किस में होता है? तो आप कहेंगे सर कि तृतीय चतुर्थांश में होता है, जो कि ऑप्शन सी में है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल उसमें 3 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है? आप सभी को बताया जाता है कि वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके और q का मान 0 के मान के बराबर नहीं हो, ऐसे तमाम संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्या के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए में देखिएगा तो √5 + √5 को p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। इसे भी नहीं लिख सकते हैं। लेकिन ऑप्शन सी में देखिएगा तो दिया गया है √11 × √11। यदि मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 121 आ जाएगा। 121 का वर्गमूल 11 होता है, जिसके नीचे 1 छिपा रहता है, जिसे हम p/q के रूप में लिख भी सकते हैं, और q का मान 0 के मान के बराबर भी नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि √11 × √11 एक परिमेय संख्या है। उसके बाद में अगला सवाल उसमें 4 कहता है कि सेक 45 डिग्री का मान क्या होता है? काफ़ी सिंपल सवाल है दोस्तों। सेक 45 डिग्री का मान और कोसेक 45 डिग्री का मान √2 होता है, जो कि ऑप्शन बी में है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। एक और चीज़ जान लीजिए कि साइन में 45 डिग्री का मान और कॉस में 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। टैन में 45 डिग्री और कॉट में भी 45 डिग्री का मान 1 होता है। सेक में 45 डिग्री और कोसेक में भी 45 डिग्री का मान √2 होता है। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन 5 को देखते हैं कि द्विघात समीकरण यहाँ पे दिया गया ax² + bx + c = 0 के मूल वास्तविक एवं असमान होंगे यदि। तो यहाँ पे क्वेश्चन 5 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। मूल को वास्तविक एवं असमान होने के लिए डी का जो मान है ना, वो 0 के मान से बराबर होना चाहिए, और डी का फार्मूला होता है b² - 4ac > 0 लिख दीजिए। तो इस प्रकार के ऑप्शन सी में देने के कारण क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन 6 को देख लेते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन 6 कहता है कि 2 वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात a/b है, तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा? जब भी त्रिज्या का अनुपात दिया जाएगा
तो आपसे बोला जाएगा कि क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। यदि क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया जाएगा ना एग्जाम पेपर में, तो आपसे पूछा जाएगा कि उस वृत्त के त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पे बोला गया है क्षेत्रफल का अनुपात, तो कैसा कीजिएगा, ए अनुपात बी आपका त्रिज्या दे रखा था तो उसमें स्क्वायर कर दीजिए। ए का स्क्वायर कीजिएगा तो ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर हो जाएगा। यदि आपको यहाँ पे ए अनुपात बी दिया जाता क्षेत्रफल का अनुपात और त्रिज्या का अनुपात पूछा जाता तो उसमें आपको रूट लगा देना पड़ता। फिलहाल इस क्वेश्चन के मुताबिक क्वेश्चन का सही जवाब ए अनुपात बी स्क्वायर आएगा। उसके बाद में अगला सवाल का 2 कहता है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा। यदि आप एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का पूरा सॉल्यूशन कर चुके हैं तो आप सभी को मालूम होगा कि इस प्रकार से सवाल जो है वो कक्षा 10वीं मैथमेटिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया था और इसे सिद्ध करके यहाँ पे 2 लाया जाता था। तो बिना समय गवाए आप इस क्वेश्चन का सही जवाब 2 लिख सकते हैं। चाहे तो आप इसका सॉल्यूशन करके भी देख सकते हैं। सॉल्यूशन कीजिएगा तो आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 आता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान भी 1 आता है। दोनों को जोड़ दीजिएगा, क्वेश्चन का सही जवाब 2 आ जाएगा जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन 8 को देखते हैं। क्वेश्चन 8 काफ़ी सिंपल है। पूछा जा रहा है कि 1,3,5 1,0,5 2,5,7 का बहुलक क्या होगा। आप सभी बहुलक का परिभाषा तो जानते ही होंगे, जो अधिकतम बराबरता का मान होता है उसे ही हम लोग बहुलक कहते हैं। इसमें कोई ऐसे ऑप्शनों का चयन करना होगा, कोई ऐसे संख्या को चुनना होगा जो इस आंकड़े में सबसे ज़्यादा बार आई हो। दोस्तों ध्यान से देखिएगा तो 5 एक ऐसी संख्या है जो इसमें 3 बार आया है और 3 बार या 3 बार से ज़्यादा बार आने वाली कोई अन्य संख्या नहीं होने के कारण क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 5। उसके बाद में अगला सवाल पूछा गया है कि यदि पहला पद 2 और सारवंतर 3 है तो 8वां पद क्या हो जाएगा। एपी का पहला पद 2 है, पहला पद के मतलब ए का जो मान है ना वो 2 है, सारवंतर यानी डी का मान दोस्तों 3 है। तो आपसे पूछा गया है कि 8वां पद ज्ञात कीजिए। 8वां पद ज्ञात करने का मतलब हो गया कि ए प्लस 8 में से कम कीजिए 1 तो 7 हो जाएगा, इसके साथ डी लगा दीजिए। दोस्तों ए का मान क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 दिया गया है और 7 गुने डी का मान यहाँ पे 3 है तो 3 लिखेंगे। तो लिखेंगे 2 प्लस 7 में 3 से गुना करेंगे तो 7 त्रिका 21 हो जाएगा और 21 में 2 को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, तो आप कहेंगे सर 23 हो जाता है, जो कि ऑप्शन सी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 10 को देखिए कि 387/405 का सरलतम रूप क्या हो जाएगा। यहाँ पे सरलतम रूप के माने तो इसे आपको कटा देना होगा। कैसे कटाइएगा, तो देखिए 43 में 45 गुना करते हैं तो 387 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर जो कटेगा वो 43 में तय कट जाएगा और नीचे 45 यहाँ 405 होता है तो नीचे 45 जाएगा। तो दोस्तों 43/45 ऑप्शन ए में देने के कारण क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल बोला गया है कि बिंदु x1, y1, x2, y2 और x3, y3 संरेखी होंगे यदि। आप सभी को बताया जाता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल संरेखी होने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर में 0 होता है। तो बराबर में 0 ऑप्शन ए में दिया गया है और ऑप्शन सी में दिया गया है। बाकी तो ऐसा ही आपका बी और डी ऑटोमेटिक गलत हो गया, चूँकि यहाँ पे डज नॉट इक्वल टू 0 देने के कारण ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो फार्मूला होता है x1 × y2 - y3 प्लस x2 × y3 - y1। उस प्रकार के ऑप्शन आपको ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। आसान भाषा में कहे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछ लिया गया है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है ऑप्शन ए में दिया गया है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 12 को देखिए। तो दोस्तों क्वेश्चन 12 क्या कहता है कि यदि साइन थीटा बराबर √3/2 हो तो टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। कैसे बनाइएगा, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आखिर ये साइन में कितने डिग्री का मान √3/2 होता है, ठीक है। तो साइन में जो √3/2 जो मान होता है वो 60 डिग्री का मान होता है। तो आपसे बोला गया कि टेन थीटा का मान बताइए, तो थीटा का मान तो 60 डिग्री हो गया है। तो हम क्या करेंगे कि टेन यहाँ पे 60 डिग्री का मान को लिख देंगे। दोस्तों टेन में 60 डिग्री का मान √3 होता है और कॉट में 60 डिग्री का मान 1/√3 होता है। तो फिलहाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, √3। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन 13 को देखते हैं।
क्वेश्चन 13 कहता है कि बिंदु -6,11 में भुज का मान क्या हो जाएगा। मैट्रिक एग्जाम पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो एक पूछा जाएगा कि भुज का मान बताइए। कई बार मैट्रिक एग्जाम पेपर में पूछा जाता है कि कोटि का मान बताइए। दोस्तों कोटि बोला जाएगा तो दूसरा वाला आंसर हो जाएगा। यदि भुज बोला जाएगा तो पहले वाला आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया -6,11, इसमें आपका पहले वाला भुज हो जाएगा, दूसरा वाला कोटि हो जाएगा। तो आपसे बोला गया भुज का मान तो पहले वाला जो कि -6 है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब -6 होगा। अगला सवाल क्वेश्चन 14 कहता है कि यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा एल इकाई हो, उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। आप सभी को याद होगा कि घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 6 गुने भुजा का स्क्वायर होता है। तो 6 गुने भुजा का मतलब किनारा, और किनारा का सांकेतिक चिन्ह एल दिया गया है तो एल का स्क्वायर कर दीजिए। तो 6 गुने एल वर्ग इकाई हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद x² + 7x + 12 के शून्यक है तो अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए। दोस्तों अल्फा प्लस बीटा का जो मान होता है वो कितना होता है, वो -b/a होता है। तो -b का मान हमें चाहिए। दोस्तों b का मान ऑलरेडी यहाँ पे प्लस में दे रखा है, तो हम लिखेंगे -7, और a का मान कुछ भी नहीं है तो 1 मानेंगे। -7 में यदि आप 1 से भाग लगा भी दीजिएगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, -7 का -7 ही होगा, जो कि ऑप्शन ए में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 16 को देखिए कि असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है। मैट्रिक एग्जाम पेपर में ऐसा सवाल 100% एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि असंभव घटना की प्रायिकता बताइए, संभव घटना की प्रायिकता बताइए, निश्चित घटना की प्रायिकता बताइए और अधिकतम प्रायिकता का मान बताइए। तो दोस्तों प्रत्येक स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब 0 होता है। देखिए असंभव घटना की प्रायिकता 0 होता है, अनिश्चित घटना की प्रायिकता भी 0 होता है, लेकिन निश्चित घटना की प्रायिकता की बात करें तो 1 होता है, अधिकतम प्रायिकता का मान भी 1 होता है। उसके बाद में संभव घटना की प्रायिकता भी 1 होता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा 0। अगला सवाल 17 को देखिए कि cot 46 डिग्री इंटू cot 27 डिग्री इंटू cot 44 डिग्री इंटू cot 63 डिग्री का मान क्या हो जाएगा। दोनों में से आप 90-90 का जुड़ा लगाकर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लीजिएगा तो आपको यहाँ पे आएगा cot थीटा गुने आ जाएगा tan थीटा। आप सभी को बता दें कि cot थीटा गुने tan थीटा का फॉर्मूला 1 होता है, जो कि ऑप्शन बी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। और इसके बाद में आइए अगला सवाल क्या कहता है। दोस्तों अगला सवाल कहता है कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में AB/DE, BC/EF, AC/DF बराबर 3/5 दे रखा है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा। आप सभी को में पढ़ाया गया होगा कि दो समूह त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो संगत भुजा 3/5 दिया गया है, इसके वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, तो इसका हम लोग वर्ग कर देंगे और अनुपात ज्ञात कर देंगे। तो 3/5 है, इसका वर्ग कर दीजिए तो 3 का स्क्वायर 3 × 9 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, अनुपात में चेंज कीजिएगा तो 9:25 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 19 से बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी नहीं है। दोस्तों समांतर श्रेणी में है या नहीं है, इसे ज्ञात करने का आसान तरीका आपको D1 का मान निकालना पड़ता है, वह होता है A2 - A1, और फिर D2 का मान निकाल लीजिए, इसका फॉर्मूला A3 - A2। ये दोनों फार्मूला पर ज्ञात करने पे दोनों का मान यदि सेम टू सेम आ जाता है तो समझिए कि समांतर श्रेणी में है, अन्यथा नहीं है। तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों AP में है, लेकिन ऑप्शन डी में जो दिया गया है ये आपका सूची AP में नहीं है। अगला सवाल क्वेश्चन 20 को देखिए कि 3 का क्यूब गुने 2, देखिए 3 का क्यूब दिया गया है तो आप ऐसा कर सकते हैं 3 को 3 बार लिख दीजिए, 3 × 3 × 3। फिर दिया गया 2 × 5 तो 2 × 5 लिख सकते हैं। फिर दिया गया यहाँ पे 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर है तो 3 को 2 बार लिख दीजिए, 2 का स्क्वायर है तो 2 को 2 बार लिख दीजिए, और 5 को केवल 5 है तो ऐसे लिख दीजिए। बोला है कि महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा। दोस्तों महत्तम समापवर्तक को हम लोग क्या कहते हैं, तो मस कहते हैं, यानी HCF कहते हैं। HCF ज्ञात करने के लिए दोनों में से जो मिल जाता है उसमें से कोई एक संख्या लेते हैं। जैसे 3 × 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 मिल रहा है तो यहाँ से दोस्तों 2 ले लेंगे, और यहाँ से मिल रहा है 5 तो यहाँ से हम लोग 5 ले सकते हैं। तो अब क्या होगा कि 5 × 10 हो जाएगा, 10 × 30 और 30 × 90 हो जाएगा। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन का सही जवाब 90 आना चाहिए। चलिए ऑप्शन के माध्यम से देख लेते हैं।
तो ऑप्शन ए में 90 दिया जा चुका है। अगर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 21 को देखिए। दोस्तों क्वेश्चन 21 कहता है कि एक द्विघाती बहुपद का आलेख निम्नलिखित में से कौन सा होता है। दोस्तों याद रखिएगा, द्विघाती बहुपद का जो आलेख है वो परवलय रेखा होता है, जो कि ऑप्शन डी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में बोला गया है कि यदि साइन ए बराबर कॉस ए है तो टेन ए का मान क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ दिमाग लगाना होगा कि साइन ए और कॉस ए कब बराबर होता है। तो साइन ए और कॉस ए बराबर होने के लिए दोनों जगह ए का मान 45 डिग्री होना चाहिए। तो ठीक उसी प्रकार से टेन और ए की जगह पे 45 डिग्री रख लीजिए, तो टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है, जो कि ऑप्शन बी में है। मतलब क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। दोस्तों कोई भी समीकरण द्विघात में है या नहीं है, इसे ज्ञात करने का आसान तरीका है। कोई भी ऐसा चर है जो रूट में है वो आपका द्विघात समीकरण नहीं हो सकता है। कोई भी ऐसा चर है जो बटा में दिया गया हो, ये भी आपका द्विघात समीकरण नहीं हो सकता है। कोई और इसे सॉल्व कीजिएगा तो ये भी आपका द्विघात समीकरण नहीं आएगा। ऑप्शन बी में एक ऐसा ऑप्शन दिया गया है जो आपका द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। कोई भी ऐसा समीकरण इस फॉर्मेट में दिख रहा है तो समझ लीजिए कि द्विघात समीकरण है, अन्यथा नहीं है। उसके बाद में क्वेश्चन 24 कहता है कि एक सिक्के को बार बार उछाला जाता है तो शीर्ष आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी। दोस्तों एक सिक्के को बार बार उछाला जाता है तो जाहिर सी बात है, सिक्के को उछालिएगा तो हेड आएगा तो टेल आएगा। कुल परिणामों की संख्या आपका 2 आएगा। हेड आने की प्रायिकता 1 हो जाएगा और हेड ना आने के कुल परिणामों की संख्या भी 1 हो जाएगा। तो आपको मैट्रिक एग्जाम पेपर में बैठने से पहले याद रखना है, कुछ सिक्का से रिलेटेड या पासा से रिलेटेड ज़्यादातर जो भी सवाल पूछे जाते हैं, प्रत्येक स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब 1/2 होता है। यहाँ पे क्वेश्चन 24 का भी सही जवाब क्या हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन 23 का जो हम लोग सही जवाब देखे थे वो आपका ये बिल्कुल गलत था। इसमें भी 4 बटा में है, जिसका नहीं आपका द्विघात बहुपद नहीं होगा। आपका डी सही था, हम हालांकि इसका बी बता दिए, लेकिन ये भी गलत है। ए गलत है, सी गलत है, बी गलत है, डी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल क्वेश्चन 25 को देखिए। यदि किसी पहिए की त्रिज्या 21/22 है तो उसके द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी। तो एक चक्कर में तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, यानी आपसे ये परिधि पूछा गया है। और परिधि वृत्त का जो परिधि बराबर जो फॉर्मूला होता है वो 2πr होता है, ये आप सभी को मालूम होगा। आप कैसे बनाइएगा, तो 2 गुने पाई का मान दोस्तों कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 22/7 होता है। उसके बाद में हमें चाहिए आर का मान। दोस्तों आर का मान यहाँ से कहाँ से लेंगे, तो आर का मान तो क्वेश्चन में दे रखा था कितना, तो 21/22। अब कैसे बनाना है, तो देखिए 22 से 22 कट जाएगा, 7 3 का 21 कट जाएगा, तो यहाँ पे 2 गुने 3 हो जाएगा। 2 में 3 से गुना खींचेगा तो 3 दूनी 6 होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन 26 कहता है कि बहुपद 3x + 4 का शून्य क्या हो जाएगा। ये दोस्तों शून्य ज्ञात करना काफ़ी सिंपल होता है। यहाँ पे 3x प्लस जो 4 है बराबर जाकर -4 हो जाएगा। यदि आप x बराबर लिखते हैं -4 तो जो गुना में 3 दिखाई दे रहा है बराबर को जाकर भागा 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो आपका x का मान आ जाएगा वो -4/3 होगा। आइए ऑप्शनों के माध्यम से देख लेते हैं। तो -3/4 कहाँ पे दिया गया है, तो ऑप्शन डी में दिया गया है। इस प्रकार से क्वेश्चन 26 का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन कितना हो जाएगा दोस्तों, -3/4 हो जाएगा। देखिए -3/4 नहीं, फिर से इसका सोल्यूशन करते हैं। ये 3x प्लस जो 4 था बराबर को जाकर ये -4 हो जाएगा। तो x बराबर -4 3 गुना में है तो भाग में, तो -4/3 ऑप्शन बी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, ना कि ऑप्शन डी होगा। अगला सवाल क्वेश्चन 27 को देखिए। क्वेश्चन 27 कहता है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। मैट्रिक एग्जाम पेपर में बहुत ही ज़्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बोला गया कि एक वृत्त पर कोई बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु के माने तो बाहरी बिंदु से, एक वृत्त पर बाहरी बिंदु से हम लोग कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। देखिए बाहरी बिंदु से बोला गया है तो बाहरी बिंदु से बोला जाएगा तो 2 हो जाएगा, और केवल बोला जाएगा कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो वैसी स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब अनंत यानी अनगिनत हो जाएगा। तो यहाँ पे बाह्य बिंदु का नाम आया है, इसीलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, यानी 2।
उसके बाद में क्वेश्चन 28 कहता है समीकरण वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 5 बराबर 0 के मूल क्या हो जाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। जब भी समीकरण वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 5 हो तो इस समीकरण का जो मूल है वो वास्तविक नहीं होता है। कैसे जाने हैं, तो इसका आसान फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालने का। बी का मान 1 है तो 1 करेंगे, माइनस 4 गुने ए का मान फिर से 1 और सी का मान 5 कर देंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 5 का 20 हो जाएगा जो कि माइनस में आ जाएगा। और जब भी आपका मूल माइनस में आता है तो समझ लीजिए कि मूल काल्पनिक है, यानी मूल वास्तविक नहीं है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 29 क्या कहता है कि दो धन पूर्णांक ए तथा बी के लिए यदि ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सत्य होगा। तो ऑप्शन डी जो है ये आपका बिल्कुल करेक्ट है, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 30 को देखिए। त्रिकोणमिति से लिया गया है कि साइन 64 डिग्री बटा cos 26 डिग्री का मान क्या हो जाएगा। कैसे ज्ञात कीजिएगा, तो यहाँ पे दिया गया साइन 64 डिग्री, इसको ऐसा कीजिए साइन इंटू 90 माइनस 64 कर दीजिए। 90 में से 64 घटाइएगा तो 26 बचेगा और नीचे दिया गया था cos 26, उसे सेम टू सेम उतार दीजिए, cos 26 का cos 26 है दोस्तों। साइन इंटू 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा हो जाएगा। थीटा का मान यहाँ पे 26 डिग्री है और नीचे भी आपका cos 26 हो जाएगा। दोस्तों cos 26 से cos 26 एक मरतबे कट जाएगा। चलिए ऑप्शन के माध्यम से देख लेते हैं। तो ऑप्शन बी में 1 दिया जा चुका है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल कहता है त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 13 सेमी है, बी सी बराबर 12 सेमी है, तो ए सी बराबर भी 5 सेमी है, तो कौन सी का मान बताइए। हम तो बिना ज्ञात करके ही बता सकते हैं कि इसका 90 डिग्री है। देखिए कैसे बता दिए हैं। तो पाइथागोरस में प्रमेय कहता है किसी त्रिभुज के एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस में लिख सकते हैं बी सी स्क्वायर। ए बी की मान की बात करें तो 13 दिया गया है तो 13 का स्क्वायर कर लीजिए। ए सी का मान कितना दिया गया दोस्तों, तो 12 दिया गया है, 12 का भी यहाँ पे स्क्वायर कर लीजिए। ए सी की मान की बात करें तो 5 दिया है तो 5 का भी स्क्वायर कर लीजिए। 13 का स्क्वायर 13 13 वहाँ 169 हो जाएगा। 12 का स्क्वायर 144 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है दोस्तों। 144 में यदि आप 25 स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो 169 हो जाएगा। तो ये भी आपका 169 था। जब भी दोनों बराबर हो जाएगा ना तो समझ लीजिए जो कोण का आपको ज्ञात करना है वह कोण आपका 90 डिग्री का हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 32 को देखिए दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन 32 कहता है कि एक्स अक्ष से किसी बिंदु P में दिया गया है -3,6 की दूरी क्या हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पे एक्स अक्ष में बोला गया है, देखिए काटिए तल इस प्रकार से बना लीजिएगा। यहाँ पे आपको सब ऋणात्मक संख्या होते हैं, इधर आपका दोनों में प्लस संख्या होते हैं। तो यहाँ पे 1 लिखिएगा, 2 इस प्रकार से यहाँ पे 6 आएगा और यहाँ पे ऋणात्मक में जाइएगा तो -1 हो जाएगा, यहाँ -2 हो जाएगा, -3 आ जाएगा। तो बोला गया कि एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी क्या होगी। तो यहाँ से जब हम एक्स की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे 6 मिलेगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे तो सी में है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल बोला गया कि दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, तो उसके ऊंचाइयों का अनुपात क्या हो जाएगा। है दोस्तों सॉरी, यहाँ पे बेलन का त्रिज्या का अनुपात दे रखा है, ऊंचाई का भी अनुपात दे रखा है, तो आयतन का अनुपात पूछ लिया गया है। कैसे ज्ञात कीजिएगा, तो दोस्तों बेलन का जो आयतन होता है वह होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। यहाँ पे भी लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच। इसका त्रिज्या और ऊंचाई पहचानने के लिए H1 और H2 कर सकते हैं, R1 और R2 कर सकते हैं। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो R1 का मान देख लीजिए 2 है तो 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 हो जाएगा। उसका एच का मान 3 है तो यहाँ पे 3 लिख दीजिएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे R1 का मान 3 है तो 3 के स्क्वायर 3 3 9 कर दीजिए। H1 का मान की बात करें तो 2 है तो 2 का 2 लिख दीजिए। इसी क्या हो जाएगा, तो 3 3 ये 9 कट जाएगा, ये 2 से 2 दूनी 4 कटेगा, तो ऊपर बच गया 2 नीचे बच गया 3, तो हमारा आंसर 2/3 आया है। इसी यदि हम दोस्तों इसी यदि हम अनुपात में चेंज करेंगे तो 2:3 हो जाएगा। आइए ऑप्शनों के माध्यम से देख लेते हैं। तो यहाँ पे 2:3 ऑप्शन ए में देने के कारण क्वेश्चन नंबर 33 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल बोला गया है एक स्तंभ की छाया की लंबाई √3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या हो जाएगा। काफ़ी सिंपल सवाल है। क्वेश्चन 34 का जो बिल्कुल सही जवाब होने वाला है वो ऑप्शन बी होगा। आप इतना ही बताइए कि कॉट में 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो आप कहेंगे सर √3 होता है, और tan में 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3 होता है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन 35 कहता है कि गोला का त्रिज्या का जो मान है
वो 7 सेमी है, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा? तो गोला का जो आयतन होता है वह होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो आपको करना है 4/3, पाई का मान दोस्तों कर लीजिएगा 22/7, आर का मान 7 है, इसको 3 बार लिख दीजिए, 7 × 7 कर लीजिए, एक 7 से एक 7 कट जाएगा, तो 7 में 7 से गुना कीजिएगा तो 7 से 49 हो जाएगा, 22 चौका 88 होता है, 49 में 88 से गुना कर लीजिएगा और बटा 3 लगा दीजिएगा। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन 35 का बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा 1437.1/3 सेमी क्यूब, जो कि ऑप्शन डी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 36 को देखिए। क्वेश्चन 36 कहता है कि ए बी का मध्य बिंदु पी में दिया गया 2,4, बी के नियामक 6,8 है, तो ए का नियामक क्या हो जाएगा? यहाँ पे ए का नियामक जो है वो -2,0 हो जाएगा। कैसे होगा? इसका सॉल्यूशन पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जो इसका सॉल्यूशन मोबाइल पर संभव नहीं है, मैं लैपटॉप के माध्यम से इसका वीडियो लेक्चर बना के आप सभी को दिखा सकता हूँ। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 37 को देखिए कि त्रिभुज PQR और QST दो समबाहु त्रिभुज है इस प्रकार की, इस भुजा QR का मध्य बिंदु है। त्रिभुज PQR और QST का क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे क्वेश्चन 37 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि समबाहु त्रिभुज का जो फॉर्मूला होता है वो 4√3/4 गुने भुजा का स्क्वायर होता है। अतः 4:1 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 38 को देख लीजिए। 38 में बोला गया है कि ए बी सी का समांतर श्रेणी में है, तो बी का मान ज्ञात कीजिए। यदि बिंदु ए कोमा बी कोमा सी यहाँ पे समांतर श्रेणी में दे रखा है, तो इसमें हमसे पूछा गया है कि बी का मान बताइए। तो दोस्तों बी का जो मान हो जाएगा, बी को हटा के बी को जब यहाँ से हटा दीजिएगा तो क्या बचेगा? तो ए प्लस सी बचेगा, इसमें 2 लगा दीजिए, तो ए प्लस सी बटा 2 ऑप्शन बी में दिया गया है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन 39 कहता है कि 8 सेक स्क्वायर ए माइनस 8 tan स्क्वायर ए का मान क्या हो जाएगा? दोनों में 8 मिल रहा है तो 8 को कॉमन कर लीजिए, तो उसके बाद में यहाँ पे बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस, यहाँ पे भी 8 मिल गया है तो यहाँ पे दोस्तों 8 हटा देंगे तो क्या बचेगा? tan स्क्वायर ए। दोस्तों 8 का 8 लिखेंगे, कोई हटेगा तो गुना। आप सभी को बताया जाता है कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो यहाँ पे भी वो फार्मूला को लागू करेंगे, तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का जगह पे 1 लिख सकते हैं। 8 में 1 से गुणा कर देंगे तो 8 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन 40 कहता है यदि द्विघात बहुपद px² + 3x + p का एक शून्यक -2 है तो p का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों एगो शून्यक तो दिया जा ही चुका है, इसी शून्य का मान रख के आप p का मान आसानी तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे ज्ञात कीजिएगा तो क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे 6/5 आ जाएगा। उसके बाद में बोला गया है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखा परस्पर 60 डिग्री कोण पे झुकी हो तो कोण AOB बराबर क्या हो जाएगा? यह क्वेश्चन भी लॉन्ग क्वेश्चन है जिसका सॉल्यूशन मोबाइल पे संभव नहीं है। हालांकि इस क्वेश्चन का जब सॉल्यूशन किया जाता है तो 60 का दुगुना कितना होता है? तो 120 होता है, जो कि ऑप्शन डी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 42 को देखिए। क्वेश्चन 42 कहता है कि 1 - cot स्क्वायर 45 डिग्री। दोस्तों cot 45 डिग्री का मान 1 होता है और 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो भी आपका 1 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से 1 प्लस तो 1 प्लस cot स्क्वायर 45 डिग्री का मान, तो cot स्क्वायर 45 डिग्री का मान भी 1 हो जाएगा। 1 में 1 घटा दीजिएगा तो 0 बचेगा, 1 में 1 को ऐड कीजिएगा तो 2 बचेगा। दोस्तों 0 में 2 से भाग लगा भी दीजिएगा ना तो कितना होगा? तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में चले जाइए और बता सकते हैं। दोस्तों 0 में कितना संख्या से भाग लगाते हैं तो आपका 0 ही आपका शेषफल आता है, तो जो कि ऑप्शन बी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 43 को देखिए। त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 डिग्री, AB बराबर 5 सेमी, AC बराबर 12 सेमी दिया गया है तथा AD लंब BC है, तो AD बराबर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन 43 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। कैसे सी होगा? तो देखिए 12 × 5 कितना होता है? तो 60 होता है। 12 में से 1 कम करते तो कितना बचता है? तो 13 बचता है। या ऐसा कीजिए कि 12 × 5 कितना हो गया दोस्तों? तो 60 हो गया। तो 60 आपको कोई भी ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, लेकिन ऑप्शन सी में दिया गया 60। उसके बाद 12 का स्क्वायर कीजिएगा तो 144 जाएगा। 144 में 5 का स्क्वायर कीजिए तो 5 × 25 जाएगा। 144 में यदि हम 5 × 25 जोड़ते हैं तो 169 होता है और 169 का वर्गमूल 13 होता है। तो 60/13 आपका क्वेश्चन का सही जवाब होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है।
उसके बाद में क्वेश्चन 44 कहता है कि कॉस इंटू 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है। दोस्तों कॉटीपुरा का फॉर्मूला कहता है कि साइन इंटू 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होते हैं, कॉस इंटू 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन 45 को देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन 45 जो आपके मैट्रिक एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन 45 के माध्यम से बोला गया है कि 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र से 8 सेमी के दूर स्थित एक बिंदु पर वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई कितनी हो जाएगी। क्वेश्चन 45 का काफ़ी सिंपल तरीके से हम लोग इसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। कैसे सॉल्यूशन कीजिएगा, तो देखिए कोई एक ऐसा वृत्त है जिसकी त्रिज्या 6 सेमी है, इसका जो मान है वो 6 सेमी है, वाले वृत्त पर 8 सेमी दूर स्थित, यहाँ पे कोई बिंदु है, इसमें 8 सेमी दूर स्थित, ये आपका दूरी 8 सेमी है, इससे एक स्पर्श रेखा खींचा गया है। तो इसी स्पर्श रेखा की जो लंबाई है ना, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो कैसे ज्ञात कीजिएगा, तो देखिए 8 का स्क्वायर कर लीजिए, तो 8 का स्क्वायर 64 होता है, माइनस 6 का स्क्वायर कर लीजिए तो 6 का स्क्वायर 36 होता है। 64 में से 36 को घटा लीजिए, आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। कैसे घटाइएगा, तो 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा, ये 5 हो गया, 5 में से 3 घटाइएगा तो 2 बचेगा। अब इसका हमें गुणनखंड करना होगा। कैसे कीजिएगा, तो 7 दूनी 14 और 14 दूनी होता है 28, तो डबल 2 का 1 2 रूट से बाहर निकल जाएगा और रूट अंडर केवल 7 बच जाएगा। तो इस प्रकार से 2 रूट अंडर 7 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आइए ऑप्शन के माध्यम से देख लेते हैं। तो ऑप्शन सी में 2 रूट अंडर 7 दिया जा चुका है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 46 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसका मान रूट अंडर 2 के बराबर है। तो cos 30 का मान तो रूट अंडर 3/2 होता है, sin 45 का मान 1/√2 होता है, लेकिन cosec 45 डिग्री का मान √2 होता है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अब यहाँ पे देखिए इस चित्र में ये जो रेखा है ना, ST समानांतर क्यूआर है। तो आपसे पूछा गया है कि x का मान क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो थेल्स का प्रमेय कहता है कि त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजा को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि PS बटा SQ कर देंगे, बराबर में कर देंगे PT बटा TR कर सकते हैं। दोस्तों PS का मान 4 दे रखा है, SQ का मान जो है वो x-4 है, तो x-4 लिखेंगे। PT का जो मान है वो 8 है और यहाँ पे है 3x-19 दिया गया है। इसका सॉल्यूशन हम लोग कर लेंगे। 8 में 1 से गुना करेंगे तो 8x हो जाएगा, 8 चौका 32 जाएगा, यहाँ पे 9 चौका 36 हो जाएगा और 19 चौका 76 हो जाएगा। यहाँ पे 8x दिखाई दे रहा है, ये 36x को इधर से ले आके माइनस कर देंगे, 76 में से जाके 32 को माइनस कर देंगे। इस प्रकार से प्लस और माइनस का खेल का समाधान करने के बाद क्वेश्चन का सही जवाब 11 आ जाता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया जा चुका है। अगला सवाल क्वेश्चन 48 को देखिए कि अर्धवृत्त का कोण कितना होता है। हे दोस्तों, हम एक बार नहीं बार बार बता चुके हैं कि वृत्त का जो कोण होता है वो 360 डिग्री का होता है और अर्धवृत्त का जो कोण होता है वो समकोण होता है। तो अर्धवृत्त का कोण समकोण होगा तो मतलब कितना डिग्री का होगा, तो 90 डिग्री का होगा। बहुत सारे बुक में इसका आंसर 180 डिग्री दे रखा है। तो आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में चले जाइए और अपने कमेंट के माध्यम से बताइए कि क्या इसका 180 आंसर होना चाहिए कि इसका 90 आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन 48 का जो बिल्कुल सही जवाब है वो 90 डिग्री होना चाहिए, समकोण होना चाहिए। अगला सवाल के माध्यम से बोला गया है कि बिंदु -3, -5 और बिंदु 0,4 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर होता है। 0 में से -3 को घटा लीजिए तो -3 ही बचेगा, इसका स्क्वायर कर लीजिए। उसके बाद में प्लस में y2 का मान 4 है और y1 का मान -5 है। तो 4 में से यदि -5 कीजिएगा, 4 - -5 तो 4 5 9 हो जाएगा, तो 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। 3 के स्क्वायर 3 3 9 हो जाएगा और 81 को आप यहाँ पे 81 लिख दीजिए। तो 81 को 9 को कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 90 हो जाएगा। इस प्रकार से √90 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। यदि आप ऑप्शन में देखेंगे तो √90 जो है ना वो कहीं पे नहीं दिया गया है, तो इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे। कैसे करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे 10 तिहाई 30 और 30 तिहाई होता है 90, डबल 3 का 1 3 रूट से बाहर निकलेगा और रूट में केवल 10 बचेगा। तो 3 √10 क्वेश्चन का सही जवाब होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया जा चुका है। उसके बाद में क्वेश्चन 50 कहता है कि युग्म समीकरण 2x + y = 6, 4x - 2y बराबर 4 है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 50 का जो बिल्कुल सही जवाब होने वाला है, इसका अद्वितीय हल होगा। कैसे होगा, तो सबसे पहले a1 का मान लिखेंगे तो 2 है,
a2 का मान 4 है तो 2/4 कर देंगे। इसे घटाने के बाद 1/2 होता है। उसका a2 का मान 1 है, और a2 का जो यहाँ पे b1 का मान कितना है तो 1 है, b2 का मान -2 है। c1 का मान 6 है, c2 का मान 4 है तो 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे कोई भी बराबर नहीं हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इसका अद्वितीय हल होगा। तो दोस्तों वीडियो लंबी ना हो जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद है आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का PDF हमारे द्वारा वेबसाइट के साथ साथ एप्लीकेशन में अपलोड किया गया है, उसे डाउनलोड नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जल्दी से सभी मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए। questionforexam.com वेबसाइट पे विजिट कीजिए, और टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो जल्दी से टेलीग्राम से जुड़िए, और वहाँ पे आप जाके सभी सेट का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के साथ 70 क्वेश्चनों का PDF फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो है दोस्तों, मैं मुकेश अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए VVI क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।